नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे कृषि यानी कि एग्रीकल्चर का। चलिए शुरू करते हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। भारत के कृषि क्षेत्र की लचीलता इस तथ्य से स्पष्ट है कि कोविड-19 महामारी फैलने के बावजूद उत्पादन के मामले में इसका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। एक अनुमान वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर आज भी देश का लगभग 54.6% कार्यबल कृषि कार्य और संबंध क्षेत्र की गतिविधियों में संलग्न है, जो देश में सकल योजित मूल्य यानी कि जीवीए वर्ष 2019-20 में लगभग 17.8% के बराबर है। कोविड की वजह से लागू लॉकडाउन द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों ने गैर कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन पर प्रतिकूल ढंग से प्रभावित किया। तथापि वर्ष 2020-21 के दौरान स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र ने 3.4% की दमदार विकास दर हासिल की। जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे। भारत में कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून माना जाता है। भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का 0.3% भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है, जबकि अमेरिका में यह 4% है। राष्ट्रीय किसान आयोग ने इसे 5% करने का सुझाव दिया है। राज्य समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 48.9% भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों से अपनी आजीविका कमाता है। देश का लगभग 55% कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर करता है। कृषि आदान व उत्पादन। भारतीय कृषि अब भी मानसून पर ही निर्भर करती है। वर्ष 2012-13 पूरे भारत के कुल फसल उत्पादन क्षेत्र में निवल संचित क्षेत्र 33.9% था। सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र के दृष्टि से 4 राज्यों का अवरोही क्रम अगर देखें तो उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, तमिलनाडु और हरियाणा। सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य असम है। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र राज्य पंजाब है और सर्वाधिक असिंचित राज्य मिजोरम है। ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से बात करेंगे तो मिजोरम है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो सबसे कम असम है। नलकूप, कुआं तथा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्रों का क्षेत्रफल के आधार पर क्रम पहले नलकूप, नहर, फिर कुआं। नलकूप द्वारा सर्वाधिक क्षेत्रफल की सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देश के अधिकतर भागों में भारतीय मृदा में बोरोन, जिंक, तांबा, लोहा आदि जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दिखाई देती है। ICAR द्वारा किए गए शस्य विज्ञान संबंधी परीक्षणों के अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्वों की अनुपूर्ति करने वाले उर्वरक 0.3 से 0.6 टन प्रति हेक्टेयर तक अनाज में अतिरिक्त उपज बढ़ा सकती है। भंडारण। खाद्यान्नों के भंडारण के लिए 31/12/2020 तक FCI और राज्य एजेंसियों के पास कुल 819.19 LMT और राज्य की भंडारण क्षमता उपलब्ध थी, जिसमें से 669.10 LMT क्षमता वाला ढका हुआ गोदाम और 150.09 LMT क्षमता की कवर्ड तथा प्लिंथ सुविधा शामिल है। यहाँ LMT यानी कि लाख मीट्रिक टन। केंद्रीय पूल में चावल और गेहूं का भंडारण 1/1/2021 तक 529.29 LMT था। सर्वप्रथम कृषि कीमत आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी, जिसे 1985 में कृषि लागत व कीमत आयोग का नाम दिया गया। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अक्टूबर 1999 से लागू किया गया है। भूमि सुधार के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के कदम उठाए गए हैं: मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार और कृषि का पुनर्गठन। पहली पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक देश में मध्यस्थों का उन्मूलन छोटे छोटे क्षेत्रों को छोड़कर किया जा चुका था। काश्तकारी सुधार के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के उपाय किए गए: लगान का नियमन, काश्त अधिकार की सुरक्षा और काश्तकारों को भूमि का मालिकाने का अधिकार। कृषि के पुनर्गठन के अंतर्गत मुख्यतः 2 प्रकार के उपाय जोतों की सीमाबंदी तथा जोतों की चकबंदी किए गए हैं। जोतों की सीमाबंदी जोत का वह महत्तम क्षेत्रफल है जो राज्यों के कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा जिससे अधिक जोत का होना अवैध माना जाता है, और चकबंदी विभाजित व खंडित जोतों को इकट्ठा करना होता है। भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार का है। 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली जोत सीमांत जोत, 1 से 4 हेक्टेयर वाली जोत लघु जोत,
4 हेक्टेयर से बड़ी क्षेत्रफल वाली जोत बृहद जोत कहलाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछी जाती है। भारत में सबसे पहले 1920 ईस्वी में बड़ौदा में चकबंदी लागू की गई थी। हरित क्रांति का प्रारंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। इसका सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं पर पड़ा है, जिसकी पैदावार में 500% की वृद्धि हुई। कृषि वित्त के संस्थागत स्रोतों में सहकारी समितियां और सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकार आदि प्रमुख हैं। सहकारी साख संगठन का प्रारंभ सर्वप्रथम 1904 में हुआ था। प्राथमिक सहकारी समिति अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। राज्य सहकारी, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा की गई थी। कृषि उत्पाद बोर्ड, निकाय मुख्यालय अधिनियम। कॉफी बोर्ड बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। कॉफी अधिनियम 1942 की धारा 4। रबर बोर्ड कोट्टायम, रबर अधिनियम केरल 1947 द्वारा। चाय बोर्ड कोलकाता, चाय अधिनियम 1953। तंबाकू बोर्ड गुंटूर, तंबाकू अधिनियम आंध्र प्रदेश 1975। मसाला बोर्ड कोच्चि केरल, मसाला अधिनियम 1986। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड दिल्ली 26 दिसंबर 2008। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे 2 जनवरी 2009। राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद 2006। अच्छा देखिए, अगर कृषि से संबद्ध क्षेत्रों की बात करेंगे तो उसमें आपका पशुपालन आ जाता है, डेयरी आ जाता है, मत्स्य उद्योग आ जाता है। दूध की मांग के बारे में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2030 तक अखिल भारतीय स्तर पर दूध तथा दूध उत्पादों के मांग का 266.5 मिलियन टन रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वर्ष 2030 के अनुमानों के अनुसार दूध की प्रति व्यक्ति खपत ग्रामीण क्षेत्र में 404 मिलीलीटर की तुलना में शहरी में 592 मिलीलीटर क्षेत्र में निरंतर अधिक होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। दूध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि ही श्वेत क्रांति कहलाता है। इसके जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम श्वेत क्रांति की गति को तेज करने विश्व का सबसे बड़ा समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मई 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई। यह योजना भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में की गई है। सरकार ने इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 की कुल 5 वर्षों की अवधि के लिए 20,050 करोड़ निवेश करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें केंद्र सरकार 9,407 करोड़ का योगदान करेगी और राज्य सरकारों का योगदान 4,880 करोड़ का होगा, जबकि लाभार्थियों द्वारा 5,763 करोड़ का योगदान दिया जाएगा। इस योजना में औसतन 9% वार्षिक विकास दर को प्राप्त करते हुए 2024-25 तक मत्स्य उत्पादन को 220 लाख मीट्रिक टन करना है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के सफल निष्पादन के परिणाम स्वरूप निर्यात आय दुगनी अर्थात 1 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी और इससे मत्स्य पालन उद्योग में अगले 5 वर्षों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मत्स्य पालन क्षेत्र की महत्ता को देखते हुए फरवरी 2019 में मत्स्य पालन विभाग स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि पीएम किसान योजना। पीएम किसान भारत सरकार की 100% निधियन वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी है। इनमें सभी किसान शामिल हैं, लेकिन इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ शर्तें तय की हैं। इसके अनुसार इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपने नाम से खेती योग्य जमीन होनी चाहिए। किसान के बाप या दादा के नाम से खेती योग्य जमीन है तो वह किसान इस योजना का हकदार नहीं होगा। बटाईदार, खेतीहर मजदूर, सरकारी कर्मचारी एवं 10,000 से अधिक पेंशन पाने वाले को भी यह लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत सभी किसान परिवारों की आय में प्रत्येक 4 महीने के अंतराल पर 2,000 रुपए 3 बराबर किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 की सहायता दी जा रही है। चलिए अब टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? 52.7%। भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? 48.9%। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है?
तो अभी 14% है ये। 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? 55.40%। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? 1970। भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? 1 हेक्टेयर तक। भारत की कितनी प्रतिशत जोतें 1 हेक्टेयर या उससे छोटी हैं? 65%। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोतों का औसत आकार घटकर कितना रह गया? 1.55 हेक्टेयर। किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? राज्य समिति। भारत में जोतों का औसत आकार घटने का क्या कारण है? उत्तराधिकार का नियम और भूस्वामित्व की ललक। भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो ये 1/3 भाग है। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है नहरें। भारत में लगभग कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? 45%। भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर करता है? 55%। भारत का कुल कृषित क्षेत्र 136 मिलियन हेक्टेयर है। इसके कितने प्रतिशत भाग पर कृत्रिम सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? 36%। भारत की कुल सिंचित भूमि का कितना हिस्सा नहरों द्वारा सिंचित है? 36%। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत है कुआं और नलकूप। भारत में सिंचाई के स्रोतों का वृहद, मध्यम और लघु 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वृहद सिंचाई परियोजना के निर्धारण का आधार क्या है? कि वह कम से कम 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती हो। लघु सिंचाई योजनाओं का कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर का होता है? 2000। भूमिगत जल के सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग निम्न में से किसका होता है? लघु सिंचाई परियोजना का। सिंचाई विशेषज्ञों के अनुसार भारत की कितनी भूमि पर अधिकतम सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है? तो 114 मिलियन हेक्टेयर पर। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम CADP का मौलिक उद्देश्य भारत में सिंचाई के साधनों की क्षमता और उनके सदुपयोग के मध्य अंतराल को न्यूनतम करना। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है नहरों से जल के वितरण हेतु पक्की नालियों का निर्माण, खेतों की ढाल को मंद करना तथा समतल करना, व्यक्तिगत कृषि जोतों को न्याय संगत तरीके से जल उपलब्ध कराने हेतु जल वितरण की चक्रीय आपूर्ति की व्यवस्था करना। ये सारे देखिए, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 1974-75 भारत सरकार और विश्व बैंक इनके सहयोग से ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ये क्या है? एक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के तहत एक बहुविषयक टीम बनाई गई। इसके माध्यम से निर्मित सिंचाई क्षमता के उपयोग में सुधार और सिंचित कृषि से कृषि उत्पादन और उत्पादकता को अनुकूलित करने के निर्धारित उद्देश्यों के साथ ये शुरू किया गया था। ठीक है, इसे वित्त पोषित किसने किया? IFAD और विश्व बैंक ने। ठीक है, अच्छा, IFAD क्या है? IFAD इज इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये परियोजना जो है ये आपकी प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कमान क्षेत्रों के बारे में है और 1 अप्रैल 2004 से इसे कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट CADWM प्रोग्राम कहा गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक चीज और ये याद रखनी है आपको कि ये कार्यक्रम 1974 में इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र सहित 60 छोटी बड़ी परियोजनाओं में शुरू किया गया था और 2015-16 से जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसका उद्देश्य क्या है? हर खेत में पानी, इसके तहत इसे लागू किया जा रहा है। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की है? तो विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को। कितने सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजनाओं को वृहद सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? 10,000 हेक्टेयर से अधिक। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? केरल में। भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही? गेहूं और चावल। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं पर।
हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया? मोटे अनाज और दलहन का। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन अपरिवर्तित रहा। अच्छा देखिए, ये गलत है। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन का उत्पादन क्या हुआ? घटा था। भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम 1966 में शुरू हुआ। हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? तो ये थी दलहन। निम्न में से कौन हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ है? तो मोटे अनाजों के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि, ये नहीं हुआ है। वर्ष 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई? HYVP, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का भारतीय कृषि में क्या योगदान रहा? उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग की युक्ति बताई। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक विलियम गॉर्ड। गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP कब प्रारंभ किया गया? 1960-61 में। गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम IAAP कब प्रारंभ किया गया? 64-65 में। ध्यान रखिएगा, ये IADP है, ये IAAP है, ठीक है। ये जिला कार्यक्रम है और ये क्षेत्रीय कार्यक्रम है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1966-67। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1970। देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य के लिए सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? 64-65 में। भारत के दुग्ध उत्पादन में भैंस, गाय और बकरी का हिस्सा कितना है? देखिए, वर्तमान की बात करेंगे तो अभी जो भैंस का हिस्सा है वो है 55% और गाय का अगर हिस्सा है तो वो 42% है और बकरियों का है 3%, ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर V कुरियन, वर्गीस कुरियन। भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है? तो देखिए, अगर भारत की बात करें और 2022-23 की अगर आप बात करेंगे तो ये 427 ग्राम के करीब है, ठीक है। और 322 ग्राम जो है वो इस समय विश्व में है उपलब्धता, ठीक है। तो अगर विश्व में वो दूध की उपलब्धता पूछेगा तो 322 ग्राम है, भारत में 400 से ऊपर है। भारतीय राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता कहाँ है? पंजाब में। पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता 1200 ग्राम के करीब है। नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मत्स्य पालन से। मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो तीसरा स्थान। एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में प्रथम स्थान किस देश का है? चीन। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत अधिक है? नाइट्रोजनी। किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है? तो पोटेशियम। कुल उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? चीन में। भारत की मिट्टी में 2 तत्वों की कमी उर्वरकों के उपभोग को अधिक आवश्यक बना देती है। कौन कौन से तत्व हैं ये? फास्फोरस और नाइट्रोजन। भारत में उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर उपभोग बहुत कम होने का कारण कृषकों की निर्धनता, अपर्याप्त एवं अनियमित जलापूर्ति, कृषकों की अज्ञानता, ये सारे। देश में उर्वरकों का उपभोग बढ़ाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? तो सब्सिडी देना, उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए उनका आयात करना और उर्वरकों के वितरण की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना, ये सारे उपाय। उर्वरकों के प्रति हेक्टेयर खपत की दृष्टि से प्रथम 3 अग्रणी राज्य हैं पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत कितनी है? 141.30 किलोग्राम। उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है? 94%। भारत फॉस्फेटिक उर्वरकों की अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है? 82%। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कृषि में विभिन्न किस्मों नाइट्रोजनी, फॉस्फेटिक तथा पोटेशिक NPK का उपयोग कर एक संतुलित अनुपात में किया जाना चाहिए। ये अनुपात क्या है? 4:2:1, यानी कि 4 नाइट्रोजन, 2 फॉस्फेट और 1 पोटाश। वर्तमान में भारत में नाइट्रोजनी, फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों की खपत का अनुपात क्या है? 8.2, 3.2 और 1.0। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश की 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? तो ये है कर्नाटक।
चलिए, तो यहाँ पर हमारा कृषि चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।